बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के अवेयरनेस टॉपिक में हम लोग एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने लगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को और इश्यूज़ को कि जो आपको या कस्टमर को फेस करने पड़ते हैं पोस्ट परचेजिंग प्लॉट। जब आप प्लॉट्स ले लेते हैं तो वहाँ पे रहने वालों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इनमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स उन लोगों को भी फेस करने पड़ते हैं जो वहाँ पे प्लॉट परचेज़ कर चुके हैं कि इन केस कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती, लेकिन अगर डेवलपमेंट हो गई और आप रहना शुरू हो गए हैं तो वहाँ पे बाद में क्या क्या मसले आ सकते हैं। हमें काफ़ी लोग इस तरह की क्यूरीज करते थे, प्रॉब्लम्स हमें बताते थे कि इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आसपास हम लोग बेतहाशा सोसाइटीज़ देखते हैं तो जो कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंडर आती है। डेवलपमेंट कोई नहीं है, प्रोग्रेस कोई नहीं है, आपस के लड़ाई झगड़े ही नहीं ख़त्म होते, उसकी वजह से ना डेवलपमेंट होती है ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एट द एंड जो रेजिडेंट्स होते हैं या जो परचेज़र होते हैं प्लॉट्स के, वो सफ़र करते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से बताएंगे और बताएंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कमेंट्स में, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह के मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए ला सकें। सो जब आप सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो आपके पास यूजली विद इन पाकिस्तान आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करना होता है तो आपके पास 3 किस्म की सोसाइटीज़ आती हैं। एक सोसाइटी वो होती है जो आपकी ओन करती हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं वो CDA ओन करता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और उसी को वही मैनेज करती है। ट्रांसफ़र्स वहीं से होती हैं, वो सारी चीज़ें मैप्स वगैरह LOPs सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ लेती है। सो सेकेंड टाइप में आपके पास आ जाते हैं प्राइवेट ओनर्स। जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो लैंड परचेज़ करते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से LOP या NOC लेते हैं कि हम इस जगह पे सोसाइटी बनाने लगे हैं, ये इसका मैप होगा, इस तरह से फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ये लैंड हम लोग ओन करते हैं। ये सारे प्रूफ्स देने के बाद उस डेवलपमेंट अथॉरिटी को आपके पास जो प्राइवेट डेवलपर है उसके पास NOC या LOP आ जाता है। थर्ड एक और टाइप भी है जिसकी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, जिसपे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जिसको कहा जाता है। अक्रॉस पाकिस्तान बेतहाशा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं उनके यूजली एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिलके अपनी ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, आपके पास ऐवान सदर हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, सुप्रीम कोर्ट की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इस तरह हर इदारा अपनी अपनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लेता है। गुलबर्ग इज़ वन ऑफ अ गुड एग्जांपल एज वेल। अब ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यूजली अगर आप प्राइवेट सोसाइटीज़ को देखते हैं तो वो अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं जिसको वो ओन करते हैं। CDA के मैनेजमेंट कमेटी अपनी बनती है, लेकिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी बनती है उसके अंदर वही कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहीं में से एक्सटर्नल कुछ एम्प्लॉयज़ को रख के एक मैनेजमेंट कमेटी बना दी जाती है। अब इस चीज़ को स्टडी करने के लिए एक केस स्टडी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, ताकि इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझा जा सके कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स आते कहाँ पे हैं और उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। टू स्टार्ट विद हम लोग एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्स ऐवान सदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सोसाइटी लॉन्च एम्प्लॉयज़ ने कोऑपरेटिव MC बना के तकरीबन MC मैनेजमेंट कमेटी को कहते हैं, MC बना के सोसाइटी लॉन्च हुई तकरीबन आज से 30 साल पहले। इस 30 साल से आज तक का अगर आप टाइम देखें तो ज़ीरो डेवलपमेंट है। जिन लोगों ने परचेज़ किए वो लॉस में या बहुत माइनर से प्रॉफिट में गए होंगे 30 साल की इन्वेस्टमेंट में। चांसेस ऑफ डेवलपमेंट नज़र नहीं आते, प्रोग्रेस कोई है नहीं। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वो फंस चुके हैं। तो प्रॉब्लम आपका क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि यूजली जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे जो है इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन से उस सोसाइटी के एक मैनेजमेंट कमेटी जिसमें प्रेसिडेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी और इस तरह की जो मेजर डेजिग्नेशंस होती हैं आपकी, उन पे लोगों को जो है वो इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये जो कमेटी बनती है ये उस सोसाइटी के डिसीजंस लेती है कि क्या अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने LOP की तरफ जाना है या उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं नहीं कराने, क्या हम लोगों ने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है नहीं करनी, क्या हमने पार्क्स बनाने हैं नहीं बनाने, इस तरह के डिसीजन जो भी उस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है उस सोसाइटी के ये सारे डिसीजंस MC लेती है। फिर फंड्स देखते हैं कि फंड्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लिए जाते हैं।
प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे ही इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में कोई भी मैनेजमेंट कमेटी बैठती है तो यूजली उस मैनेजमेंट कमेटी के साथ साथ उसकी जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो उसकी टांग खींचने में लगी रहती है, या कहीं पे स्टेज लिए जाते हैं, कहीं पे जो है प्रॉब्लम्स निकल आए तो करप्शन के केसेस किए जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि वो मैनेजमेंट कमेटी जो भी इलेक्ट होकर बनती है वो यूजली काम नहीं कर पाती, और ये फाइट इसी तरह से चलती रहती है। एक मैनेजमेंट कमेटी जाती है तो जो नई मैनेजमेंट कमेटी आती है वो पिछले वालों पे केसेस कर देते हैं, और जो दूसरी अपोजिशन की कमेटी होती है वो करंट मैनेजमेंट कमेटी पे केसेस कर देती है, जिसकी वजह से ये सारी पॉलिटिक्स की वजह से वो सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। और मैक्सिमम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में यही देखने को मिला है कि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, या वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम दी जाती हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा यूज़ केस के अगर हम तौर पे देखते हैं तो एक इस्लामाबाद के अंदर ही जोन 5 के अंदर एक सोसाइटी बनती है जिसका नाम है जिना गार्डन। जिना गार्डन मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे बनती है। अगर आप एंट्रेंस देखेंगे तो तकरीबन मेन हाईवे से इसको 2 एंट्रेंसेस मिलती हैं। दोनों एंट्रेंसेस तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद हाईवे से आपके जो है आपके जो जिना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है ये आपकी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सोसाइटी को देखेंगे ओवरऑल काफ़ी डेवलपमेंट हुई हुई है, लिवेबल सोसाइटी, काफ़ी अच्छी सोसाइटी कंसिडर की जाती है जोन 5 के अंदर, प्राइसेस के लिहाज से भी, रेजिडेंस के लिहाज से भी। लेकिन ये जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अगर आप टोटल लैंड इसकी देखेंगे तो तकरीबन 4000 कनाल इसकी लैंड है। अगर आप इसमें देखेंगे जो बने हुए घर हैं वो भी तकरीबन 38 to 4000 घर इसके अंदर बने हुए हैं। अगर आप इसमें प्लॉट साइजेस देखेंगे तो आपके पास जो है छोटे बड़े सारे प्लॉट्स आते हैं, जिसमें 5 मरला भी आता है, 8 मरला, 10 मरला, 12 मरला, फिर कनाल के प्लॉट्स आपके पास आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास 4 मरले के ज़्यादातर कमर्शियल्स हैं आपके पास इसी सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर लोगों को रहते हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं। काफ़ी डेवलप्ड सोसाइटी है, आपके रोड्स इसमें बनी हुई हैं, अच्छी रोड्स हैं, फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, अच्छा डेवलप्ड कमर्शियल एरिया है, पार्क्स अंदर बने हुए हैं, और इन सारी चीज़ फैसिलिटीज़ होने की वजह से आपकी सेल परचेज बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अब जिना गार्डन को अगर आप देखते हैं तो अगर आप इसके कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस तो काफ़ी कंपैटिटिव प्राइसेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल 5 मरले देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे सेल परचेज ज़्यादा नहीं होती। 8 मरले की अगर आप प्राइस देखेंगे तो वो तकरीबन आपके पास जो प्राइस है वो आपके पास आएगी 80 लाख से लेके 1.20 तक। अगर आप 10 मरले देखते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन स्टार्ट होती है 1.10 से, और वो प्राइस जो है वो एक्सीड करती है 1.50 1.60 तक। अगर आप 12 मरले देखेंगे, 12 मरले के कम प्लॉट्स हैं, लेकिन अगर आप 12 मरले देखते हैं लोकेशन वाइज तो उसकी रेंज बनती है तकरीबन 1.30 से 1.90 तक। इसी तरह से जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास 1.80 से, और 2.20 2.30 तक की उनकी प्राइस जाती है, वेरी करती है। तो ये प्राइसेस हैं जो कि बहुत कंपैटिटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। फॉर एग्जांपल आपके पास PWD आ जाता है, कोरेंग टाउन आ जाता है, आपके पास CBR आ जाता है, स्वां गार्डन आ जाता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट ही बनते हैं हाईवे से। तो कंपैटिटिव प्राइसेस अगर आप जिना गार्डन को देखेंगे। सो ओवरऑल अगर आप सोसाइटी को देखेंगे या अगर आप परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सोसाइटी इज़ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ लिविंग। अब हम आपको बताते हैं वहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं, और ये वो इश्यूज़ हैं जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो मैनेजमेंट कमेटीज़ होती है उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बनता है, या उनके आपस में करप्शन केसेस की वजह से बनता है, जिससे सोसाइटी पूरी ओवरऑल जो सोसाइटी है वो अफेक्ट होती है। अगर आप इसका फर्स्ट NOC देखेंगे तो इसका NOC जो है और LOP 2011 में आया था। 2011 के बाद यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट होना शुरू हुई और काफ़ी आबाद सोसाइटीज़ है, तकरीबन 3700 से 4000 तक घर बने हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी घर खाली भी हैं लेकिन घर यहाँ पे बने हुए हैं। इसको फेज़ 1 कहा जाता है। ये सारी डिटेल्स थी जिना गार्डन की। अब आपको बताते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम किस तरह से होते हैं। अगर जिना गार्डन कोई एग्जांपल है तो तकरीबन 2011 में जो है NOC भी आया और LOP भी आया, जिसका मतलब है कि लोग लीगली घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकती है सोसाइटी। लेकिन 2018 में NOC भी कैंसिल कर दिया और LOP भी कैंसिल कर दिया। अब जब LOP आपका कैंसिल होता है तो यूजली आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। एक तो ये कि आपके उस जगह पे ना गैस के कनेक्शंस मिलते हैं, ना बिजली के कनेक्शंस मिलते हैं, और अगर आपका प्लॉट उस LOP में नहीं आ रहा तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन भी नहीं करने की इजाज़त मिलती। अब लोग तो प्लॉट परचेज कर चुके हैं लेकिन ना वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या इन केस अगर वो कंस्ट्रक्शन कर भी लेते हैं तो पहली बात तो ये कि उनको नोटिस मिलेगा। अगर नोटिस नहीं मिलता तो वो बिजली और गैस से की फैसिलिटीज़ नहीं अवेल कर सकते। अब ये प्रॉब्लम हुआ क्यों? LOP और NOC कैंसिल हुआ
क्योंकि जो CDA के बायलॉज थे वो फॉलो नहीं किए गए। प्रॉब्लम ये किया जो MCs, जो मैनेजमेंट कमेटीज़ थी, उन्होंने पार्क्स के ऊपर, हॉस्पिटल की लैंड पे जो है आपके कमर्शियल एरियाज़ बना दी, प्लॉट्स बना दी, और वो प्लॉट्स बना के सेल कर दिए। इस वजह से जब CDA ने उसको वेरीफाई किया, जो LOP के साथ जो डेवलपमेंट हुई है, जब ये मैच नहीं करी तो उसकी वजह से NOC भी कैंसिल हुआ और LOP भी कैंसिल हुआ। 2018 में जब ये LOP NOC कैंसिल हुआ, उसके बाद तकरीबन 2 मैनेजमेंट कमेटीज़ और बनी और दोनों ही डिज़ोल्व हो गई। और डिज़ोल्व किस बेस पे हुई? करप्शन चार्जेस की वजह से, क्योंकि एक आया, दूसरे ने करप्शन चार्जेस लगवाए, कमेटी डिज़ोल्व कराई, दूसरा सेकंड कमेटी है उस पर भी इसी तरह करप्शन चार्जेस लगे, इवेंचुअली डिज़ोल्व हो गई। फिर उसके बाद जो रीसेंट इलेक्शंस की डेट आई वो तकरीबन आई 16 अक्टूबर 2021, लेकिन उस पर भी पिछली मैनेजमेंट कमेटी ने स्टे ले लिया। इसका मतलब उसके बाद से अब तक इस सोसाइटी पे कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं है। जब और मैनेजमेंट कमेटी एक्ट करती है एज अ फादर टू अ फैमिली। जब एक फादर ही फैमिली पे नहीं रहते तो उसको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। सेम हालात जिना गार्डन की सोसाइटी का भी है। सारे रेजिडेंट्स जो हैं वो बेतहाशा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जो नए लोग हैं प्लॉट परचेज कर चुके हैं लेकिन ना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना उनको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। और जो पिछले वाले हैं वो भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि MC है ही नहीं, आपके सोसाइटीज़ के मैटर ही रिजॉल्व नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जो है साथ ही क्योंकि MC के कुछ एफर्ट्स चल रही थी तो उनकी वजह से सितंबर 2021 में एक्सटेंडेड LOP आया, जो कि अगेन जो है लिटिगेशन में चला गया, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स थे। काफ़ी लैंड जो कि डेवलप थी वो LOP में शामिल नहीं की गई, जो काफ़ी लैंड जो डेवलप नहीं थी वो LOP में शामिल हो गई, और रेजिडेंट्स के रिजर्वेशंस निकली, जिसकी वजह से उन लोगों ने जो है फिर से स्टे ले लिया उस पर। सो इस तरह के बेतहाशा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को, उनकी MCs को, उनकी नाअहली की वजह से। यूजली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो एक टीम है गवर्नमेंट की, वो उसको अप्रूव करती है और वही स्केड्यूल करती है कि नेक्स्ट इलेक्शन कौन कब होंगे और क्या होंगे। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिक्स हो जाए अगर गवर्नमेंट की जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की का डिपार्टमेंट है वो एक्टिवली कुछ स्टेप्स ले, एक्टिवली चीज़ जो है इलेक्शंस कराए, इस चीज़ पे नज़र रखे कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, अगर केसेस हो रहे हैं तो उसको जल्दी रिजॉल्व कराए। इसकी वजह से इस चीज़ के ना होने की वजह से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो रेजिडेंट्स रहते हैं वो हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए जो है कुछ स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। पहली तो ये कि आप अगर किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको वेरीफाई करें। हर वेरिफिकेशन के लिए आपको उस डेवलपमेंट अथॉरिटी की या वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स होगी या उनकी कोई ना कोई हेल्पलाइन होगी जहाँ पे आप कॉल करके चेक कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि वहाँ पे घर लेने से पहले वहाँ के रेजिडेंट से बात करना बहुत ज़रूरी है, पिछली मैनेजमेंट कमेटीज़ के हवाले से, कि वो कितना सीरियस है, किस तरह के प्रॉब्लम्स वो फेस करें। अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पिछले 5-8 साल से तो ये कंफर्म है कि वो प्रॉब्लम्स आप भी फेस करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटीज़ जो है वो कुछ एक्शंस नहीं ले सकें। इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल जो है, अब ये तो एक आपके पास एग्जांपल आ गई कि बुरी हाउसिंग सोसाइटीज़ किस तरह की होती है। अगर आप इसका कंपैरेटिव कहते हैं तो तकरीबन 85% कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम्स ही रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अच्छी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखें तो आपके पास एक बहुत अच्छा नाम जो है वो गुलबर्ग का आता है। गुलबर्ग भी जो है, गुलबर्ग इस्लामाबाद भी जो है, ये भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है जो कि एम्प्लॉयज़ ने मिलकर बनाई है। लेकिन एक जो वहाँ पे की टू सक्सेस रहा है वो यही रहा है कि उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो हर टेन्योर के बाद वही इलेक्ट होकर आ जाती है। जब वही इलेक्ट होकर आती है तो उनको पता है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई या कोई इसमें इश्यूज़ हुए, और हम ही अगर डेवलपमेंट करवाएंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में भी लोग हमें ही वोट करेंगे। शायद यही की टू सक्सेस रहा गुलबर्ग की मैनेजमेंट कमेटी का, जिसकी वजह से वो बार बार वही आते रहते हैं इलेक्शंस के अंदर इलेक्ट होके। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से वेरीफाई करना बिल्कुल ज़रूरी है। और सेकंड, वहाँ पे रेजिडेंट से पूछना भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। और अगर आपको मज़ीद कोई हेल्प या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में या हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर गाइड कर सके कि कौन सी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का क्या स्टेटस है या क्या इश्यूज़ वो लोग फेस कर रहे हैं।
आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आप लोगों को कोई फीडबैक हो तो फीडबैक देना ना भूलिएगा। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट्स में भी दे सकते हैं और हमें नीचे दिए गए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इशू से बच के रहिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।